1990 में क्रिस्टोफर स्कूल में सभी शिक्षकों को प्रभावित करता है जब वह एक परीक्षा को कुछ ही घंटों में पूरा कर लेता है जिसे आइंस्टीन को 3 दिन लगे थे। उसकी बड़ी बहन मिशेल यह बताती है कि वह जल्दी कॉलेज जा सकता है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि वह जाना चाहता है या नहीं। बाहर जाते समय एक सैनिक देखता है कि क्रिस्टोफर की टी शर्ट पर एक कार्टून रोबोट है और उसे डांटता है, उसे याद दिलाते हुए कि युद्ध आने वाला है। उस शर्ट पर जो रोबोट है वह कॉस्मो है, जो एक लोकप्रिय कार्टून शो का नायक है। हालांकि क्योंकि राष्ट्र भर में एंटी रोबोट भावना बढ़ रही है, शो को रद्द कर दिया जाता है। रोबोट्स को पहली बार वॉल्ट डिज्नी द्वारा 1955 में उनके पार्कों के लिए विकसित किया गया था और बाद में उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन में डाल दिया गया, जिससे वे दुनिया भर में मुख्य कार्यबल का स्रोत बन गए। कई वर्षों तक उन्होंने बिना किसी समस्या के काम किया, लेकिन अंततः वे काम से थक जाते हैं और विद्रोह करते हैं। रोबोट्स अपने अधिकारों की मांग करते हैं, इसलिए वे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं, जिसका नेतृत्व श्री मूंगफली। बहसें कहीं नहीं जाती और जल्द ही मनुष्यों और रोबोट्स के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो घर में रोबोट रखता है उसे गद्दार माना जाता है। युद्ध मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं चल रहा है और सार्जेंट जॉन टीवी पर यह समझाने के लिए आते हैं कि रोबोट्स न तो खाते हैं, न सोते हैं और न ही पलक झपकाते हैं। 2 वर्षों तक मानवता लड़ाई जारी रखती है, केवल बार बार हारने के लिए। एक दिन सेंटर टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एथन न्यूरोकास्टर का आविष्कार करते हैं, एक उपकरण जो मानव मस्तिष्क को ड्रोन शरीरों से जोड़ता है। अब मनुष्य रोबोट सेना के साथ समान स्तर पर लड़ सकते हैं और सिर्फ 2 हफ्तों में युद्ध समाप्त हो जाता है। मनुष्य जीत जाते हैं और कर्नल ब्रैडबरी को नायक नामित किया जाता है। पीनट क्लिंटन और एथन से मिलते हैं आत्मसमर्पण की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, जबकि 6000 से अधिक रोबोट्स को रेगिस्तान में निषेध क्षेत्र में कैद किया जाता है। कुछ समय बाद एथन न्यूरोकास्टर का एक छोटा संस्करण जारी करते हैं ताकि लोग इसे घर पर रख सकें। यह मॉडल उन्हें अपने दिमाग को विभाजित करने की अनुमति देता है ताकि वे एक साथ काम कर सकें और मजे कर सकें। 1984 में मिशेल घर पर अपनी टखने पर लगे मॉनिटर को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अपने उपकरण छुपाने पड़ते हैं जब टेड न्यूरोकास्टर का उपयोग करते हुए अचानक अंदर आता है। वह उसके व्यवहार के लिए उसे डांटता है और उसे याद दिलाता है कि भले ही वह अपने सभी पिछले पालक घरों से भाग गई हो, वह उसे यहाँ ऐसा नहीं करने देगा। मिशेल जवाब में उसके द्वारा जमा की गई चीजों के ढेर की ओर इशारा करती है, यह बताते हुए कि निषेध क्षेत्र से चीजें लेना अवैध है। इसके बाद वह कक्षा में जाती है और शिक्षक भी अपने न्यूरोकास्टर सूट में वहाँ मौजूद होती है। सभी छात्रों को अपने हेलमेट पहनने के लिए मजबूर हैं। मिशेल मना करती है तो उसे प्रिंसिपल के कार्यालय भेज दिया जाता है। महिला मिशेल की प्रोफाइल पर ध्यान देती है कि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया और इसका दोष युद्ध पर डालती है, इसलिए मिशेल को स्पष्ट करना पड़ता है वास्तव में यह एक कार दुर्घटना थी। फिर प्रिंसिपल समझाती है कि न्यूरोथेरेपी उसे कुछ घंटों के लिए भूलने में मदद कर सकती है, जिससे मिशेल को अपने भाई के साथ समुद्र तट पर खेलने की याद ताजा हो जाती है। उस दिन उसे घबराहट का दौरा पड़ा था और उसने उसे इसके दौरान सांत्वना दी थी। हालांकि मिशेल अभी भी हेलमेट पहनने से मना करती है और घर चली जाती है। उस रात मिशेल उस कार दुर्घटना का सपना देखती है जिसमें उसके परिवार की मौत हो गई थी। वह अस्पताल में जागी थी और एक डॉक्टर उसे देख रहा था, लेकिन वह उनका चेहरा याद नहीं कर सकी। वर्तमान में मिशेल बाहर की आवाज से चौंक कर जाग जाती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और अपने आंगन में एक छाया को चलते हुए देखती है, इसलिए वह एक टॉर्च पकड़ती है और बाहर जाती है। अचानक वह एक बोतल पर एक आंख का प्रतिबिंब देखती है। इससे पहले कि मेज गिर जाती है, जिससे वह डरकर वापस अंदर भाग जाती है। वह टेड को घुसपैठिए के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वह न्यूरोकास्टर की दुनिया में खोया हुआ है। जब घुसपैठिया अंदर आता है, मिशेल अपने बिस्तर के नीचे छिपने के लिए दौड़ती है। हालांकि घुसपैठिया एक रोबोट है और आसानी से बिस्तर उठाकर उसे कॉस्मो के चेहरे के साथ देखता है। मिशेल कमरे के कोने में भागती है और कॉस्मो से संवाद करने की कोशिश करती है, जो कुछ इशारों का उपयोग करके संकेत देता है कि वह उसे ढूंढ रहा है। यह रोबोट बोल नहीं सकता और अपना सिर खोलता है ताकि मिशेल उसकी आवाज सर्किट को ठीक कर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास केवल कुछ पूर्व रिकॉर्डेड वाक्यांश है। फिर कॉस्मो भाई बहनों की एक तस्वीर पकड़ता है और खुद और क्रिस्टोफर के बीच इशारा करता रहता है, यह संकेत देते हुए कि वे एक ही व्यक्ति हैं। मिशेल उस पर विश्वास नहीं करती और जबरदस्ती तस्वीर को उसके हाथों से खींच लेती है, जिससे वह शेल्फ के खिलाफ टकरा जाता है। शोर से टेड की नींद खुल जाती है और वह कमरे में आता है और कॉस्मो को पाता है। वह इसके लिए मिशेल को दोषी ठहराता है और उस पर चिल्लाता है, जिससे एक बहस छिड़ जाती है। कॉस्मो इशारा करता है जो क्रिस्टोफर किया, जिससे मिशेल उसकी कहानी पर विश्वास कर लेती है, इससे पहले कि वह टेड को दीवार के खिलाफ धकेल दे। गुस्से में टेड एक गोल्फ क्लब पकड़ता है और कॉस्मो को मारने की कोशिश करता है, जो जल्दी से क्लब को तोड़ देता है और टेड को फिर से धकेल देता है। वह खून बहने लगता है और 911 को कॉल करने के लिए दौड़ता है, इससे पहले कि मिशेल उसे बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद मिशेल और कॉस्मो टेड की कार में बैठते हैं और रोबोट आसानी से उसके टखने से मॉनिटर हटा देता है। मिशेल को गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन वह तब सुधार करती है जब टेड उनके पीछे आता है और न्यूरोकास्टर होता है। कार उसे गिरा देती है और जोड़ी वहां से निकलने में सफल हो जाती है। अगली सुबह कार सड़क के बीच में रुक जाती है क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया है। मिशेल ट्रंक चेक करती है ताकि स्पेयर टायर ले सके, लेकिन वह भी टूटा हुआ है। वह कॉस्मो को सवालों से परेशान करने लगती है, इसलिए वह समझाता है कि क्रिस्टोफर कहीं जीवित है और दूर से उसे नियंत्रित कर रहा है। जब मिशेल पूछती है कि अपने भाई को कैसे ढूंढे, तो कॉस्मो एक साइन पर सेनोर की कंपनी के लोगों की ओर इशारा करता है। डॉग, काली मिर्च और भी बहुत कुछ। इशारों से कॉस्मो एक चश्मे वाले डॉक्टर का जिक्र करता है और मिशेल फिर से दुर्घटना के बाद जागने के बारे में सोचती है। अब उसे डॉ. एमहर्स्ट याद है, उन्होंने बताया था कि क्रिस्टोफर अस्पताल में मर गया।
फिर मिशेल एक नक्शा निकालती है और कॉस्मो निषेध क्षेत्र के बीच में एक स्थान की ओर इशारा करता है। उन्हें ऐसे खतरनाक स्थान में घुसने के लिए एक योजना की आवश्यकता होगी और मिशेल को टेड द्वारा खरीदी गई सभी अवैध चीजें याद आती हैं। कार के ट्रंक में एक बॉक्स है जिसमें भेजने वाले के पीडोए का पता है न्यू मैक्सिको में बॉक्स, इसलिए वे उस व्यक्ति की खोज करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे जान सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर कैसे जाना है। दोनों आधे सफर के लिए ट्रेन में चुपके से घुस जाते हैं और बाकी आधा सफर पैदल तय करते हैं। शाम को मिशेल खाने के लिए एक दुकान पर रुकती है और जब वह बाहर आती है तो वह एक ट्रक को आते हुए देखती है, इसलिए वह कॉस्मो को एक गली में खींचकर छिपा देती है। ड्राइवर जॉन निकलता है जो पीओ खोलता है बॉक्स जिसे दोनों खोज रहे थे और उसमें से ढेर सारा पैसा निकालता है। फिर एक आदमी उसके न्यूरोकास्टर में प्रकट होता है जो जॉन से बंदूक खरीदने के लिए आता है। अचानक ग्राहक हथियार घुमाता है और जॉन को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन उसे एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मारा जाता है जो न्यूरोकास्टर को बंद कर देता है। यह जॉन के साथी रोबोट हरमन द्वारा किया गया था जो गिरी हुई मशीन को हटाने में उसकी मदद करता है और इसके हिस्सों को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर चर्चा करता है। जब वे व्यस्त होते हैं मिशेल और कॉस्मो ट्रक के पीछे चुपके से घुस जाते हैं। इस बीच ब्रैडबरी टेड की छोड़ी हुई कार को ढूंढ लेता है। अगले दिन ट्रक निषेध क्षेत्र के पास एक पुरानी खदान पर पहुंचता है। जॉन और हरमन अपनी नवीनतम प्राप्तियों को अंदर ले जाते हैं, इस बात से अनजान कि मिशेल और कॉस्मो एक बॉक्स में छिपे हुए हैं। जब जॉन और हरमन गायब केबल्स को लेकर बहस करते हैं, मिशेल इस व्याकुलता का फायदा उठाकर चुपके से घूमने की कोशिश करती है, लेकिन कॉस्मो गलती से एक गाने वाली मछली को सक्रिय कर देता है और उनकी स्थिति का पता चल जाता है। जब जॉन और हरमन उन्हें घेर लेते हैं, मिशेल समझाती है कि वह केवल निषेध क्षेत्र में एक गाइड चाहती है, लेकिन जॉन सोचता है कि वह पागल है। उसी समय लिफ्ट ऊपर जाती है और जॉन निष्कर्ष निकालता है कि कोई उनका पीछा कर रहा था, इसलिए पूरा समूह छिप जाता है। जब लिफ्ट वापस नीचे आती है तो यह ब्रैडबरी को प्रकट करती है। वह घोषणा करता है कि यह स्थान अब रोबोट निष्क्रियता टास्क फोर्स के अधिकार क्षेत्र में है और जॉन और मिशेल को हाथ ऊपर करके बाहर आने के लिए कहता है। जॉन यह दिखावा करने की कोशिश करता है कि मिशेल उसकी बहन है, लेकिन ब्रैडबरी उसे पहचान लेता है और कहता है कि वह गिरफ्तार है। हरमन ब्रैडबरी इलेक्ट्रिक बीम से हमला करता है, लेकिन ब्रैडबरी जॉन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर ब्रैडबरी गोलीबारी शुरू करता है, कमरे के बड़े हिस्सों को नष्ट कर देता है, जबकि सभी लोग फिर से छिपने के लिए दौड़ते हैं। जब वह रोबोट्स को कोने में कर देता है, मिशेल बाहर आती है और उसके हाथ पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है, लेकिन ब्रैडबरी उससे इसे छीन लेता है और उसे नष्ट कर देता है। जैसे ही कमरा धुएं से भर जाता है, मिशेल ताली बजाकर लाइट्स बंद कर देती है। अचानक मछली की सजावट फिर से गाना शुरू कर देती है और ब्रैडबरी का ध्यान भटक जाता है, इसलिए जॉन उसे पीछे से गोली मार देता है। उसकी गोलियां न्यूरोकास्टर के शरीर पर कोई असर नहीं करती और ब्रैडबरी जल्दी से उसकी बंदूक को नष्ट कर देता है और जॉन को गर्दन से पकड़ लेता है। उसे बचाने की चाह में मिशेल और कॉस्मो आत्मसमर्पण कर देते हैं। जॉन को फेंकने के बाद ब्रैडबरी जोड़ी की ओर चलने लगता है, ये समझाते हुए कि कॉस्मो को निष्क्रिय करने के लिए चिह्नित किया गया है। उसी समय हरमन एक बड़ी क्रेन के पंजे को गिराकर ब्रैडबरी को पकड़ लेता है। फिर पूरा समूह एक खनन कार में कूदकर भागने की कोशिश करता है। हालांकि जॉन को सही चाबी खोजने में बहुत समय लग जाता है और ब्रैडबरी को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। वह कार्ट को गिराने के लिए गोली मारता है और कॉस्मो को भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हरमन उसे फिर से निहत्था कर देता है और अब दोनों रोबोट उससे लड़ने लगते हैं। मिशेल एक बुलडोजर ढूंढती है और ब्रैडबरी को दीवार के खिलाफ फंसा देती है, जिससे कुछ चट्टानें गिर जाती हैं और उसे भी दफन कर देती हैं। खदान धीरे धीरे ढह रही है, इसलिए समूह को खुद को बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है। अपने घर को गिरते हुए देखकर जॉन निराशा में चिल्लाता है और मिशेल पर सब कुछ बर्बाद करने के लिए चिल्लाता है। उसे पास में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए समूह एक गुफा में छिपने के लिए दौड़ता है और देखता है कि कबाड़ इकट्ठा करने वाले रोबोट अपने आप को ठीक करने के लिए पुर्जे ढूंढ रहे हैं। जब जॉन को एक मौका मिलता है तो वह बाहर आता है और रोबोट को नष्ट कर देता है ताकि वह अपने गैरेज में जा सके, जहां वह वैन और सूट रखता है जिसे हरमन बड़ा बनाने के लिए उपयोग करता है। काफी बहस के बाद मिशेल जॉन को उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। कुछ मिनटों बाद मिशेल, जॉन और कॉस्मो वैन के अंदर होते हैं, जिसे हरमन सूट में पहनकर ले जा रहा होता है। वे निषेध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और मिशेल जमीन पर सभी नष्ट हुए रोबोटों को देखती है। यात्रा के दौरान जॉन हरमन से मिलने की कहानी साझा करता है। युद्ध के दौरान जॉन की टीम एक लड़ाई हार गई और दुश्मनों से घिर गई। सैनिकों को रोबोटों द्वारा गोली मारी जानी थी, लेकिन हरमन ने जॉन को रोते हुए देखा और उसे बचा लिया। कुछ दिनों बाद केंद्र के ड्रोन ने उन्हें ढूंढ लिया और जब जॉन ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। हरमन अच्छा था, इसलिए दोनों को मारे जाने से बचने के लिए भागना पड़ा। इस बीच एथन अपने न्यूरोकास्टर का उपयोग करके अपनी दिवंगत मां के साथ एक स्मृति को फिर से जी रहा है, लेकिन उपकरण खराब होने लगता है और उसे इसे बंद करना पड़ता है। वह अपने वैज्ञानिकों पर चिल्लाता है और कंपनी की प्रणालियों में क्या हो रहा है यह जानने की मांग करता है, तो पुरुष बताते हैं कि क्रिस्टोफर भाग गया है। अगर वे उसे शुक्रवार तक नहीं ढूंढते हैं तो पूरी कंपनी ढह जाएगी। बाद में एक हताश एथन वर्चुअल दुनिया में ब्रैडबरी से मिलता है। उसे पता है कि कॉस्मो ब्रैडबरी की शिकार सूची में है और वह उसे एक सौदा पेश करता है। कॉस्मो को अधिकारियों के पास ले जाने के बजाय एथन चाहता है कि वह उसे अपनी कंपनी को सौंप दे। खदान में ब्रैडबरी का न्यूरोकास्टर फिर से सक्रिय हो जाता है। रेगिस्तान में समूह एक परित्यक्त मॉल में प्रवेश करने और भोजन की तलाश करने के विचार पर चर्चा कर रहा है। एक रोबोट उन्हें देखता है और उन पर एक फ्रिज फेंकता है, जिससे वैन की सामने की खिड़की टूट जाती है। हरमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन लगातार चीजें फेंकता रहता है और उसे गिरा देता है।
वैन उलटी गिर जाती है और समूह को तुरंत रोबोटों ने घेर लिया, जो उन्हें पकड़कर मॉल में ले जाते हैं। अंदर रोबोटों का पूरा समाज है, मनोरंजन मॉडल से लेकर सामान्य घरेलू उपकरण तक। बाहर एक विशालकाय रोबोट भी है जो खिड़की से उन्हें देखता है। मिस्टर पीनट आता है और उन्हें पकड़ने के लिए माफी मांगता है, यह समझाते हुए कि रोबोटों ने सोचा कि वे खतरनाक लुटेरे हैं। जब मिशेल अपनी स्थिति बताती तो पीनट बताता कि डॉ एमहर्स्ट इस स्थान पर आए थे और उन्होंने कहा कि उनके पास P.HT है, मानव मशीन अंतःक्रिया में। पीनट ने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया, इसलिए उसे नहीं पता कि डॉक्टर अब कहाँ है। मिशेल बाहर जाकर अपनी खोज जारी रखना चाहती है और जॉन उसे याद दिलाता है कि रात में यह कितना खतरनाक है, इसलिए वह उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए मना लेता है। निजी तौर पर मिशेल को क्रिसमस के समय की याद आती है जब वह क्रिस्टोफर के साथ थी और जब से वह कॉलेज गया उसने उसे कितना कम देखा। वह इस याद में रोने से खुद को रोक नहीं पाती और कॉस्मो उसे सांत्वना देता है। फिर वह कार्टून चलाता है जो भाई बहन साथ में देखा करते थे। जल्द ही अन्य कई रोबोट भी इस देखने की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसे पीनट नोटिस करता है। बाद में जब सभी सो जाते हैं तो अचानक एक पुरुष रोबोट क्रिस्टोफर के बारे में पूछते हुए उन्हें जगा देता है। कॉस्मो अपना हाथ उठाता है और रोबोट उसे एक पोस्ट कार्ड देता है जो एमहर्स्ट ने उसके लिए छोड़ा था। कार्ड पर एक पता लिखा है और एक नोट है जिसमें कहा गया है कि एमहर्स्ट उसका इंतजार करेगा। वह पता स्कैवेंजर क्षेत्र में है, इसलिए वे बिना योजना के वहां प्रवेश नहीं कर सकते। पीनट सब कुछ सुन लेता है और उन्हें एक प्रशिक्षण रोबोट से मिलवाता है जो स्कैवेंजर्स से लड़ने का तरीका समझाने की कोशिश करते हुए बार बार खराब हो जाता है। जॉन सोचता है कि वह एक जिम्मेदारी हो सकता है, लेकिन रोबोट उसे तेज गति से बेसबॉल फेंककर प्रभावित करता है। सुबह में ब्रैडबरी निषेध क्षेत्र तक पहुंचता है और दूर से मॉल को देखता है, यह देखते हुए कि समूह पीनट की कार में जा रहा है। वे पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं और रात तक वे अंततः एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क में पहुंचते हैं जहां पता होना चाहिए। मिशेल एक आकर्षण में रोशनी देखती है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालती है कोई न कोई आसपास होना चाहिए। अचानक एक विशाल जोकर का सिर सक्रिय हो जाता है और डरावने रोबोट नायकों के चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। समूह तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है और किसी भी दुश्मन पर गोली चलाता है जो बहुत करीब आ जाता है। पीनट उनसे संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन डरावने रोबोट केवल गुर्राना जानते हैं। समूह रोशनी वाले भवन तक पहुंचता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि दरवाजे नकली हैं। रोबोट करीब आ रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। अचानक पार्क के चारों ओर और अधिक रोशनी चालू हो जाती है और स्पीकर पर संगीत बजने लगता है, जबकि कुछ मूर्तियों से आग निकलने लगती है। रोबोट डर के मारे पीछे हट जाते हैं, इससे पहले कि समूह के नीचे एक फंदा दरवाजा खुलता है जिससे वे एक छिपी हुई सुरंग में फिसल जाते हैं। एक भूमिगत कमरे में वे अंततः एमहर्स्ट को पाते हैं, जो कॉस्मो के हाथ में पोस्ट कार्ड देखकर उत्साहित होता है। मिशेल तुरंत उसे धक्का देती है और क्रिस्टोफर के बारे में जानकारी की मांग करती है, इसलिए एमहर्स्ट बताता है कि लड़का सीएटल में सेनर की प्रयोगशालाओं में है। दुर्घटना के बाद क्रिस्टोफर को कुछ नियमित परीक्षणों से गुजारा गया और एमआरआई मशीन ने अस्पताल को सतर्क किया कि वह विशेष है। वह ठीक वही था जिसकी उन्हें युद्ध जीतने के लिए जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर ने सेनर को उसे ले जाने दिया और मिशेल से उसकी मौत के बारे में झूठ बोला। अब एमहर्स्ट एक कंप्यूटर को सक्रिय करता है जो एक प्रयोग का वीडियो चलाता है। क्रिस्टोफर कोमा में था और उन्हें लगा कि यह स्थायी है, इसलिए उन्होंने उसके मस्तिष्क को न्यूरोकास्टर नेटवर्क से जोड़ा ताकि यह काम कर सके। एमहर्स्ट को इस पर गर्व नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि यह दुनिया को बचाने के लिए आवश्यक था और यह बताता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं लिया होता तो क्रिस्टोफर बिस्तर पर ही मर जाता। प्रयोग की शुरुआत के 13 महीने बाद क्रिस्टोफर जाग गया और एमहर्स्ट उसे डिस्कनेक्ट करना चाहता था, हालांकि एथन ने मना कर दिया और अगर उसने कोशिश की तो एमहर्स्ट को मारने की धमकी दी। डॉक्टर ने भागने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने क्रिस्टोफर और बाहरी नेटवर्क के बीच एक छोटी सी कनेक्शन स्थापित की। उसने उसे मॉल का स्थान भी दिया ताकि वह रोबोट्स के बीच एक नया परिवार ढूंढ सके। मिशेल बताती है कि क्रिस्टोफर के पास पहले से ही एक परिवार था और जॉन एमहर्स्ट को उसके लिए घूंसा मारता है। उसी समय ब्रैडबरी बाहर दिखाई देता है और सुरंग तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार पर गोली चलाता है। वह भी नीचे फिसलता है और कमरे को खाली पाता है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और पीनट ब्रैडबरी को पीछे से पकड़कर उसे एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड के खिलाफ पटक देता है। ब्रैडबरी का न्यूरोकास्टर कुछ सेकंड के लिए बिजली से झटका खाता है और वह अपनी बंदूक गिरा देता है, लेकिन वह पीनट को धक्का देकर खुद को संभाल लेता है। एक लड़ाई शुरू होती है जब पीनट अपनी छड़ी के अंदर छुपी हुई तलवार को दिखाता है, लेकिन ब्रैडबरी अभी भी अधिक ताकतवर है और उसे आसानी से हरा देता है। बाकी समूह चुपके से बाहर निकल रहा है, लेकिन वे एक आवाज सुनकर रुक जाते हैं। कई सैनिक न्यूरोकास्टर हवा में प्रकट होते हैं और नायकों के चारों ओर उतरते हैं, उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। प्रशिक्षण रोबोट इतनी ताकत से गेंदें फेंकना शुरू करते हैं कि वह उनके कुछ हेलमेट तोड़ने में सफल हो जाता है। यह सब एथन कैमरों के माध्यम से देखता है और वह सैनिकों को आदेश देता है कि वे कॉस्मो को पकड़ लें, अगर जरूरी हो तो बाकी सभी को मार दें। कॉस्मो एक गेंद फेंकता है ताकि एक सैनिक का ध्यान भटक सके और मिशेल उसके पीछे प्रकट होती है। उस पर पेंट शूट करती है जब तक कि उसका प्रोपेलर खराब नहीं हो जाता और वह छत से टकरा जाता है। जब दूसरा सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो एमहर्स्ट उसे गोली मार देता है और जोड़ी से कहता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता पता है। जॉन और अन्य रोबोट बाकी दस्ते से लड़ते रहते हैं, उन्हें तात्कालिक हथियारों से हराते हैं। भूमिगत कमरे में ब्रैडबरी पीनट की टोपी खींच लेता है और कहता है कि उसने संधि तोड़ी है, इसलिए उसके परिवार के साथ जो होता है वह उसकी गलती है। उसी समय कई सैनिक मॉल में पहुंचते हैं।
फिर ब्रैडबरी बाहर आता है और आकर्षणों पर गोली चलाता है। एमहर्स्ट कहता है कि वे भाग जाएं, इससे पहले कि वह ब्रैडबरी को सांत्वना देने के लिए बाहर आए, गोली चलाने का साहस करते हुए। ब्रैडबरी हिचकिचाता है, इसलिए एथन एक नर्किस्टर को अपने कब्जे में ले लेता है और एमहर्स्ट को गोली मार देता है। डॉक्टर कुछ मलबे पर गिर जाता है और मर जाता है जब एक धातु की छड़ उसे भेद देती है, जिससे ब्रैडबरी अपने नैतिकता पर पुनर्विचार करने लगता है। मिशेल और कॉस्मो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सैनिकों से घिर जाते हैं। उनमें से एक मिशेल को नीचे दबा लेता है, जबकि दूसरा कॉस्मो को पकड़कर उड़ जाता है। ब्रैडबरी उस न्यूरोकास्टर को गोली मारता है जो मिशेल को पकड़े हुए है और उसे घर जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह भी उड़ जाए। सुबह में समूह मॉल में लौटता है और उसे खंडहर में पाता है, जिसमें अधिकांश रोबोट नष्ट हो चुके होते हैं। इस बीच कॉस्मो को सेंटर लैब्स ले जाया जाता है ताकि वह क्रिस्टोफर के शरीर से मिल सके। एथन उसे सिस्टम से जोड़ता। ब्रैडबरी को एहसास होता उससे झूठ बोला गया। कॉस्मो सिर्फ एक रोबोट नहीं, वह नाराज है। लड़के का शिकार करने भेजा गया। एथन उसे याद दिलाता बच्चे ने उसे युद्ध जीतने में मदद की। दावा करता प्रजाति को आगे बढ़ाने बलिदान की आवश्यकता होती। वापस मॉल में जॉन मिशेल से कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और अगर वह लड़ाई जारी रखने का फैसला करती है तो वह उसकी मदद करेगा। फिर मिशेल एमहर्स्ट के कंप्यूटर की जांच करती है ताकि यह पुष्टि कर सके कि इसमें बहिष्करण क्षेत्र छोड़ने के कोड और सिएटल लैब का स्थान है। कंप्यूटर यह भी बताता है कि अगर वे क्रिस्टोफर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो पूरा न्यूरोकास्टर सिस्टम और कंपनी खुद बंद हो जाएगी। उसी समय पीनट वापस आता है और उसे याद दिलाता है कि उसने शांति प्राप्त करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मिशेल उसका मन बदल देती है, यह बताते हुए कि मॉल पर हमला होने का मतलब है कि संधि अमान्य है। कई छोड़े गए ट्रकों का उपयोग करते हुए जॉन, मिशेल और सभी जीवित बचे रोबोट रेगिस्तान छोड़कर सिएटल की ओर बढ़ते हैं। हार्मन को एक नया विशाल सूट भी मिलता है और वह इसका उपयोग केंद्र प्रयोगशालाओं पर चीजें फेंकने के लिए करता है, जिससे उनकी खिड़कियां टूट जाती हैं। एथन तुरंत अपने सभी सैनिकों को बाहर भेजता है, इसलिए हार्मन और जॉन भागने लगते हैं ताकि वे उनका पीछा करें, जिससे मिशेल और एमहर्स्ट के कंप्यूटर के लिए इमारत में चुपके से घुसने का रास्ता बन सके। जॉन आने वाले सैनिकों पर गोली चलाता है, जबकि हार्मन उन्हें अपने विशाल हाथों से कुचल देता है। हालांकि एक न्यूरोकास्टर आत्मविनाश कर लेता है और हार्मन का सूट गिरा देता है। जब एक सैनिक जॉन पर हमला करता है तो हरमन दिखाता है कि उसके पास पहले सूट के अंदर एक दूसरा सूट है और वह अपने दोस्त को बचा लेता है ताकि वे भागते रहें। जैसे ही टास्क फोर्स काफी दूर हो जाती है, बाकी के रोबोट भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसे ब्रैडबरी कैमरों पर देखता है। गुस्से में एथन अपने कार्यालय की ओर दौड़ता है ताकि एक गुप्त हेलमेट पहन सके जो उसे एक विशेष न्यूरोकास्टर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, और वह लड़ाई में शामिल हो जाता है। झटपट अधिकांश रोबोटों को गिरा देता है। प्रयोगशाला में एमहर्स्ट का कंप्यूटर उग्र रोबोट होने का नाटक करता है ताकि वैज्ञानिकों को डरा सके। मिशेल पुष्टि करती है कि उसका भाई अभी भी जीवित है, लेकिन उससे बात करने के लिए उसे एक न्यूरोकास्टर की आवश्यकता होगी। उसी समय ब्रैडबरी बाहर जाता है और पीनट को बताता है कि एथन को कहां ढूंढना है, यह कहते हुए कि उसने आखिरकार किसी को रोबोट से भी कम मानव पाया है। फिर वह अपने न्यूरोकास्टर को डिस्कनेक्ट कर देता है, अंततः युद्ध छोड़ देता है। जब मिशेल हेलमेट पहनती है तो वह खुद को अपने भाई के साथ अपनी आखिरी क्रिसमस की याद में पाती है। क्रिस्टोफर से कहती है कि वह उसे बचाना चाहती है, लेकिन वह समझाता है कि डिस्कनेक्ट करने से उसकी मौत होगी। वह अपनी बाकी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहता, इसलिए वह अपनी बहन से कहता है कि वह वैसे भी ऐसा करे। इस बीच एथन हरमन के अंतिम सूट को नष्ट कर देता है। छोटा लड़का घायल है और जॉन उसकी मदद दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी। उसी समय एथन को पीनट द्वारा पाया जाता है, जो कहता है कि वह संधि को फिर से बातचीत करना चाहता है। लैब में मिशेल अपने भाई को डिस्कनेक्ट करने से मना कर देती है क्योंकि वह उसे फिर से खोना नहीं चाहती। क्रिस्टोफर ने वर्षों से कुछ महसूस नहीं किया, इसलिए बचाया नहीं जा सकता। उसके दोस्तों को मदद की जरूरत है। कई आंसुओं के बाद मिशेल क्रिस्टोफर को अलविदा कहती है और उसे अंततः डिस्कनेक्ट करने के लिए वास्तविक दुनिया में लौट आती है। सभी न्यूरोकास्टर तुरंत बंद हो जाते हैं और रोबोट अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जॉन अभी भी हरमन के लिए दुखी है, जिसकी सिर अचानक खुल जाती है और अंदर एक छोटा रोबोट दिखाई देता है। अराजकता दुनिया पर हावी हो जाती है क्योंकि सभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। समाचार केंद्र के एक मानव बच्चे पर किए गए प्रयोगों को कवर करना शुरू कर देते हैं और एथन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि लोग निषेध क्षेत्र को हटाने की मांग करने लगते हैं। रेगिस्तान में जॉन और रोबोट मिशेल की मदद करते हैं एक वीडियो बनाने में, जिसमें वह लोगों से कहती है कि वे अपने हेलमेट छोड़ दें और फिर से दुनिया का आनंद लें। इस बीच कॉस्मो को कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन उसका सिर अचानक हिलने लगता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने धन्यवाद।